हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम दुबे रोज की तरीके से आज भी आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज फिर से मैं जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की सीरीज चल रही थी उसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं लेक्चर पे क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। यदि एक साड़ी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो साड़ी को दो या अधिक साड़ियों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्या सेंस है इस बात का, फिर से उसी तहजीब के साथ मैं आपके सामने पेश हूं। यदि एक साड़ी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो साड़ी को दो या अधिक साड़ियों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्या सेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग इस बात को। मैंने कहा एक डिटरमिनेंट है आपके पास, अगर इस डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम की बात हो, ठीक है, उसके कुछ मतलब एक रो में अगर 3 एलिमेंट है तो सब में कोई कांस्टेंट ऐड हुआ हो, ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट ऐड हुआ हो या फिर सेम हो, ठीक है, या सारे एलिमेंट में या फिर कुछ में हुआ है, ठीक है, तो उस ओवरऑल डिटरमिनेंट को हम लोग दो या अधिक साड़ियों के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। अगर दो का एडिशन हुआ है तो दो साड़ी में टूटेगा, तीन का एडिशन हुआ है तो तीन साड़ी में टूटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैंने कहा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट है आपके पास। अब किसी रो या किसी कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, किसी कांस्टेंट से उसको सारे जो भी उस रो के जितने भी एलिमेंट हो या कॉलम की बात करें सब में एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए इसमें मैंने कहा कि λ1 ऐड कर देते हैं, इसको मैंने कहा λ2 ऐड करके रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसमें मैंने कह दिया λ3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि पहली रो में λ1 λ2 λ3 ऐड हुआ है, मतलब पहली रो के हर एक एलिमेंट की बात करें तो ये 2 मतलब दो या दो से अधिक अवयवों का योगफल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे है सर। तो वही तो कहा गया है, अगर दो में टूटा है, दो में जो एडिशन हुआ है दो एलिमेंट का हो, ठीक है, तो दो में टूट जाएगा। अगर 3 का एडिशन होता तो 3 डिटरमिनेंट में टूटता, अगर 4 का एडिशन होता तो 4 डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाता है ये ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा कहा जा रहा है, ये डिटरमिनेंट टूट जाता है। चलिए तोड़ते हैं इस डिटरमिनेंट को, ओवरऑल इस पूरे को तोड़ रहे हैं। पहला डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसमें से पहले एलिमेंट को ले लेना है, पहले टर्म्स को A1 A2 A3, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, वैसे की वैसे ही बने रहेंगे। B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये पहला डिटरमिनेंट हो गया। फिर प्लस डिटरमिनेंट के एडिशन में ब्रेक होगा, पहला ये, दूसरा क्या हो जाएगा। अब क्या बचा इस पहली रो में, λ1 λ2 λ3, ठीक है। फिर से वही जो ये सब कुछ ये एज इट इज रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है ना गाइस। तो ये जो भी डिटरमिनेंट है इसके पहली रो में आपने देखा कि हर एक एलिमेंट 2 नंबर्स का एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ओवरऑल डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है अलग अलग। इसी को एडिशन के थ्रू, ये प्लस यहां लगा दिया, इस
A1 A2 A3 पहली रो के एलिमेंट्स को लेकर के एक डिटरमिनेंट बना दी, ये एज इट इज रख दिया मैंने, जो भी है ये दोनों में एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से इसको सेपरेट कर दिया दोनों डिटरमिनेंट को, ठीक है, दोनों सारणी को अलग कर दिया मैंने। तो आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे करना क्या है, ठीक है। अब देखिए ये इसके इक्वल कैसे हुआ, तो कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना है कि यहां से इसको सॉल्व करते हुए ये आ जाए तो हम कह देंगे हाँ ये करेक्ट है आपका मामला। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आई होप आप सीख पाएंगे यहाँ से इसको। चलिए इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर ये आ जाता है तो कह देंगे कि हाँ इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट पहली रो का जो भी है वो एडिशन के फॉर्म में है, ठीक है, तो हमने डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा ये। यहाँ पे पहली रो के अलॉन्ग मैंने R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण बोले या विस्तार करने पर, ठीक है गाइस। चलिए विस्तार करते हैं, विस्तार करेंगे तो पहला ये पूरा प्लस का रहेगा, पहला एलिमेंट है A1 प्लस लैम्डा 1, पहली रो जाएगी, पहला कॉलम जाएगा, क्या क्या बचेगा, ये चारों एलिमेंट बच जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई B2C3 माइनस जाए, ठीक है, C2B3। फिर पहली रो के सेकंड एलिमेंट पे आते हैं, ये प्लस के साथ था तो ये माइनस के साथ होगा, ब्रेकर लगा के करना है, A2 लैम्डा 2, ठीक है। फिर ब्रेकर लगाइए, पहली रो जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा तो क्या क्या बचेगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, B1C3 माइनस C1B3, ठीक है। फिर से क्या करना है, अब इसके थ्रू ओपन करेंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के साथ स्पेस नहीं है मेरे पास, आई होप आप लिख पाएंगे, A3 प्लस लैम्डा 3, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर, पहली रो तीसरा कॉलम जाएगा, ये एलिमेंट बचेंगे, B1C2, इसका इसमें मल्टीप्लाई, B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इसका करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मुझे मिलना चाहिए बस किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, परेशान हो, ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। चलिए यहां से सॉल्व हो रहा है, अब ये दो टर्म्स हैं, एक बार इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में, बीच में साइन प्लस का लगेगा, ठीक है। जैसे आप कहते हो, ये मैंने मान लिया x है, ये इस पूरे को x मान लिया समझाने के लिए, ये पूरा x है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है A1 प्लस लैम्डा 1, समझाने के लिए गाइस। अब बताइए इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो x का एक बार इसके साथ, मतलब इसको क्या लिखोगे, A1x प्लस लैम्डा 1x, बोलो बात की गहराई को समझ पा रहे हो, तो यही करना है, इस पूरे को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है गाइस। x के प्लेस में मैंने इसको x माना, ध्यान रखो, देखो आई होप आप समझ पा रहे हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ, बीच में प्लस लगा देंगे, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग इस बात को, चलिए करते हैं। तो A1 दिस A1 टाइम्स B2C3 माइनस C2B3, ठीक है। फिर प्लस लैम्डा 1, फिर से ये नंबर B2C3 माइनस C2B3, ठीक है। यहां पे आते हैं, अब फिर से वही मामला होने वाला है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, पर माइनस साइन बाहर रखना है, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, माइनस के साथ, अब इस माइनस को इसके साथ करेंगे तो माइनस का A2, ठीक है, ब्रैकेट के साथ ये हो जाएगा B1C3 माइनस C1B3, ठीक है। और फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस का लैम्डा 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में B1C3 माइनस C1B3, ठीक है। चलिए तीसरे टर्म्स को नीचे लिख लेते हैं जिससे और समझ में आए क्लियरिटी। इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ है, तो A3 टाइम्स ऑफ
B1C2 माइनस C1B2 और फिर प्लस का लैम्डा 3 B1C2 माइनस C1B2। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे और थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, ठीक है, इससे आप समझ पाए इस बात को। चलिए यहाँ से सीधा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट यही मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए A1 A2 A3 जहां जहां पे है, A1 को पकड़ा, ठीक है, उसके बाद A1 गायब, पहली रो पहला कॉलम गायब करो, B2C3 अंदर देखो B2C3, ठीक है, माइनस C2B3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके साथ इसको पकड़ो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इसके पास है, तो इसको पकड़ो जहां पे लैम्डा नहीं है और इसको पकड़ो, ठीक है, एक साथ लिख दिया मैंने। तो क्या लिखेंगे इसको, A1 B2C3 माइनस C2B3, ठीक है, फिर माइनस का ये माइनस बेस साइन लिखना है गाइस, A2 B1C3 माइनस C1B3, ठीक है, फिर ये प्लस का A3 B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स का काम खत्म है, बस अब बारी बारी से इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ये पहला क्या, लैम्डा 1, पहली रो के अलॉन्ग करेंगे तो ये मिलेगा लैम्डा 1, ये जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन B2C3 माइनस C2B3 मिल रहा है, मतलब यही मिल रही है मैट्रिक्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा, B2C3 माइनस C2B3, ठीक है, फिर माइनस का लैम्डा 2 B1C3 माइनस C1B3, ठीक है, और प्लस का लैम्डा 3, ये टर्म्स बच रहा है, B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। अब आप देख पाएंगे गाइस, जहां तक A1 A2 A3 वाला टर्म्स है, ये इसकी वैल्यू है, देखिए A1 हटाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग R1 के अलॉन्ग A1 A2 A3 दिख रहा है, मतलब R1 के अलॉन्ग आपने किया है, ठीक है। तब आप चेक कर पाएंगे, पहली रो पहला कॉलम जाएगा B2C3, देखिए ध्यान से, इसका साइन प्लस का है, ठीक है, B2C3 माइनस C2B3 दिख रहा होगा सभी को। अब यहाँ पे ये प्लस का हो गया, माइनस का A2 लिख दिया मैंने, जाए पहली रो दूसरा कॉलम जाएगा B1C3 माइनस C1B3, दिख रहा है, फिर इसके साथ प्लस का A3 आएगा गाइस, पहली रो तीसरा कॉलम B1C2 माइनस C1B2, ठीक है, दिख गया, ये पूरा इसी की वैल्यू है, मतलब इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इसमें पहली रो के अलॉन्ग लैम्डा 1, ये जाएगा, पहली रो पहला कॉलम जाएगा B2C3 माइनस C2B3, ठीक है, फिर लैम्डा 2 जाए B1C3 माइनस C1B3, देख रहे हैं, ठीक है, प्लस का लैम्डा 3, ये हो गया, जाए B1C2 ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस C1B2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये तो प्लस रहेगा, ये प्लस बच गया, ये ठीक है, ये प्लस ये इसका काम कर रहा है, और इधर क्या, ये डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है। बोलो बात की गहराई को समझ पा रहे हो? इसका मतलब इसी को तो मैंने सॉल्व किया, ये जो मैंने ये सॉल्यूशन किया है किसका है, इसको सॉल्व किया जो गिवन डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने क्या पाया कि दो डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया मैंने। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसके प्रूफ को, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ, ठीक है गाइस। चलिए गाइस लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हम आई का मतलब कोई भी रो होगी, उसको रिप्लेस कर दें, उसके स्थान पर क्या लिख दें, Ri प्लस के टाइम्स ऑफ Rj, मतलब किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी रो में जोड़ दो, ठीक है। तो उस जो भी रो की बात है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा Ri प्लस के टाइम्स ऑफ Rj, मतलब क्या है कि उसी रो को, ठीक है,
उसी रो को रिप्लेस कर दो उसी रो में प्लस के टाइम्स ऑफ आरजे। आरजे का मतलब क्या है, उस रो के अलावा कोई भी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करने पर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दो, उससे रिप्लेस करना है। ठीक है, अब इस तरीके से थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा आपको, बट अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। या फिर आप सी आई को रिप्लेस कर दो सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे से। जे का मतलब आई से डिफरेंट है ना, तो मतलब जिस कॉलम को आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा किसी भी कॉलम में के से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है उसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। ये कहने का सेंस। ठीक है, चलिए जिनको नहीं समझ में आता एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तो कह रहे हैं इसका प्रयोग करेंगे तो सारी कमांड चेंज नहीं होगा, जो पहले रहेगा वही बाद में रहेगा। क्या मतलब है, चलिए मैंने कहा एक डिटरमिनेंट है आपके पास, क्योंकि एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, दिखता है क्योंकि आपको, ठीक है, सामने। ऐसे तो आपको सोचना पड़ता है, कोई एग्जांपल ले माइंड में तब आता है। ठीक है, चलिए क्या बात है सर, फिर कैसे बात कर रहे हैं, एग्जांपल लेके बताया कीजिए फिर। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। अब जो कहा जा रहा है कि इसमें किसी रो को किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से सेम कांस्टेंट होना चाहिए, उसी से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करके रिप्लेस कर देना है। सर जी कैसे, चलिए ये R1 है आपकी दिख रही है, ये R2 है, ये R3 है। किसी रो को रिप्लेस कर दो उस रो के अलावा किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी रो में ऐड कर देना है। तब कह रहे हैं जो डिटरमिनेंट आपको मिलेगा उसके बाद चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू भी यही रहेगी जो पहले वाला डिटरमिनेंट है। ठीक है, कैसे सर, ये सब क्या बातें हैं आपकी। चलिए मैंने कहा उसको मान लेते हैं डेल डैश। ठीक है, चेंज कर दिया मैंने कहा यहां पे R1 रिप्लेस्ड बाय, पहली रो को रिप्लेस कर दिया के टाइम्स ऑफ, के मतलब कोई स्केलर है, सॉरी R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस के टाइम्स ऑफ, R1 हो गया। अब कितनी रो है 2 3, तो मैंने कहा यहाँ पे R1, अगर इसको 1 कहा है तो ये भी 1, तो यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, जे है, कोई अदर रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो 1 को यूज किया तो 1 के प्लेस पे 1 के अलावा 2 3 का यूज करेंगे, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ये सेंस हुआ यहाँ पे। तो चलिए मैंने कहा R2 की बात कर लेते हैं, तो R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम, ये डिफरेंट होना चाहिए, ये मतलब हुआ यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 को रिप्लेस करना है R1 प्लस इसी में क्या ऐड कर दें के टाइम्स ऑफ R2, इन सब में के से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट में R2 के सारे एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसमें ऐड कर दो। तो चलिए R1 को रिप्लेस करना, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A1, R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला एलिमेंट पहले में प्लस दूसरे में के, सॉरी R2 के पहले एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है प्लस के टाइम्स ऑफ B1। ठीक है ना, फिर इसमें के टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा A2 प्लस के टाइम्स ऑफ B2। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा थर्ड वाला A3 प्लस के टाइम्स ऑफ B3। बोलो बात क्लियर है, को समझ पा रहे हो। मैंने R1 को रिप्लेस किया, R1 के एलिमेंट में के टाइम्स R2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, उससे रिप्लेस किया। ठीक है, देखिए इसमें के से मल्टीप्लाई कर दो और R1 को रिप्लेस कर दो R1 जो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले में पहला है, पहले में दूसरे के जो R2 है इसमें के से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो। ठीक है, तो A1 प्लस के टाइम्स ऑफ B1, फिर इसमें A2 प्लस के टाइम्स ऑफ B2, इसको A3 प्लस के टाइम्स ऑफ B3। ठीक है, इसमें सब में के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, उससे रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस मतलब बदल देना है उसको, लो बदल दिया है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है बाकी को, तो बाकी को एज इट इज रख देना है। तो ये सर जी B1, ये B2, ये B3। ठीक है, C1 C2 C3
C1 C2 C3। अब ये कहा जा रहा है जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी। देखिए वैल्यू सेम रहेगी। कह रहे हैं सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए। समान गुणज के सब में के से गुणा करके जोड़ दिया जाए। तो कह रहे हैं तो सारणी का मान वही रहता है, मतलब जो इसका मान है वही इसका मान रहेगा। अगर ये डेल है ये भी डेल रहेगा, मतलब डेल डेल डैश के इक्वल होगा। अगर इसको पी का है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या मतलब है। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए डेल डैश की वैल्यू देखते हैं। डेल डैश को सॉल्व करने के यही आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि अगर किसी रो या किसी कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप में तोड़ा जा सकता है, उनके योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए तो मैंने बताया, तो डेल डैश क्या हो जाएगा बताइए। A1 पहले लिख देंगे, फिर A2 लिख देंगे, A1 A2 A3। ठीक है, पहले इसको लेकर, अभी मैंने इससे पहले प्रॉपर्टी बताई थी। उसके बाद इन सबको एज इट इज रख देना है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब फिर प्लस, अब इसको दूसरी बार पहली रो में रखना, K टाइम्स ऑफ, ये प्लस तो यहां पे आ गया, K टाइम्स ऑफ B1 K टाइम्स ऑफ B2 K टाइम्स ऑफ B3। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो देखिए यही तो इसके इक्वल है। डेल डैश में ये टर्म्स इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो डेल डैश डेल के इक्वल तभी तो आएगा, मतलब इसकी वैल्यू यही रह जाएगी। तो चलिए सर जी कैसे ये 0 आएगा, आपको कैसे पता? अरे पता आपको भी होना चाहिए, मैं इसको दिखा रहा हूं सिर्फ इसको यहीं पे सॉल्व करके बगल में। पहली रो से के बाहर है, चलिए के बाहर करते हैं, के बाहर आ गए, अंदर क्या बचेगा, B1 B2 B3 B1 B2 B3। दूसरी में B1 B2 B3 C1 C2 C3। और इससे पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई 2 रो या 2 कॉलम के संगत अवयव बराबर हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, लड्डू लड्डू 0। ठीक है, देखिए R1 और R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, संगत अवयव बराबर है, पहला पहले के बराबर, B1 B1 B2 B2 दूसरे के बराबर, B3 B3 तीसरा तीसरे के बराबर। तो R1 R2 पहली रो और दूसरी रो, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के संगत अवयव बराबर होने की वजह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू राम राम पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो k बाहर मल्टीप्लाई हुआ है तो k इंटू 0 तो वो भी 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 के साथ 0, इसका काम खत्म। इस डिटरमिनेंट में 0 ऐड करोगे तब भी क्या रहेगा, यही रहेगा जो इसकी वैल्यू रहेगी। भाई अगर ये 10 होती तो 10 में 0 ऐड करोगे तब भी 10, मतलब यही मिलता। तो आप समझ पाए कि डेल डैश यही हो गया। ठीक है, यहां से आप कह पा रहे हैं कि डेल डैश की वैल्यू जो है वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बोलो, और पहले से डेल क्या था, डेल की वैल्यू भी तो यही थी गाइस, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बोलो, अब यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो राइट हैंड साइड की इक्वल, मतलब एक ही वैल्यू है, इसकी वैल्यू यही तो इसकी वैल्यू वही। क्या वैल्यू में चेंजेस आया कोई? नहीं, रो में चेंज किया आपने, पहली रो को रिप्लेस किया। ठीक है, बट डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये इसकी इक्वल। ठीक है, तो डेल यहां से फर्स्ट और सेकंड से आप ये कह पा रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डेल इज इक्वल टू डेल डैश। तो आप देख पा रहे हैं कि R1 को रिप्लेस करने के बाद भी किसी कांस्टेंट से R1 के बाद जो रो बच रही है उसमें किसी में से, चाहे इसमें k से मल्टीप्लाई करके इसको रिप्लेस कर देते, ऐड कर देते सब में, चाहे इससे किया भी मैंने। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप R3 भी करेंगे तब भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आपने चेंज किया है उसकी वजह से चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके चेंज करने के बाद भी वही आएगी। ठीक है गाइस, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, आपका दोस्त आपसे अलविदा चाहता है। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। ठीक है, जो कि आपका थोड़ा सा दायित्व भी बनता है। ठीक है, इतना मैं चिल्ला रहा हूं तो
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।